दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजय ज्ञान एकेडमी में। तो हमारी कक्षा 10 की क्लास चल रही थी, जिसमें हम आप लोगों को मैथ का शॉर्ट पेपर हल करा रहे थे। हम आप लोगों को 2020 का सेट लिया था, जिसमें सेट नंबर 1 और 2 और 3 तीनों सेटों को हल करा दिया था। आज हम सेट नंबर 4 का पाँचवें के का नंबर से सवाल बताएंगे, क्योंकि सेट नंबर 4 का जो दो वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसमें हमने 4 नंबर तक सवाल हल करा दिए थे। आज हम पाँचवें का नंबर सवाल हल कराते हैं। आइए देखते हैं हमारा पाँचवें का नंबर सवाल क्या दिया है। सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग में एक अद्वितीय हल रखते हैं। वज्र गुणन विधि से इन्हें हल कीजिए। समीकरण क्या दिया है? समीकरण दिया है 2x + 3y = 7 और 6x + 5y = 11। तो जो पहला समीकरण दिया है 2x + 3y = 7, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण दिया है 6x + 5y = 11, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 = 0 तथा समीकरण सेकंड यानी समीकरण 2 की a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर हम यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से हम इनकी तुलना करेंगे। देखते हैं यहाँ पर x के गुणे में a1 है, यहाँ समीकरण 1 में देखते हैं x की गुणे में 2 है, तो a का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 2। इसी तरह से y का गुणांक देखते हैं, समीकरण में 3 दिया, यहाँ पर b1 है, तो b1 बराबर क्या हो जाएगा? 3। और c1 बराबर क्या हो जाएगा? c1 बराबर इधर 7 है, बराबर के उस तरफ जाएगा -7, तो इधर हो जाएगा -7। इस तरह से जब हम समीकरण 2 6x + 5y = 11 की तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से, तो x का गुणांक a2 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 6 है, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? 6। और b2 कितना हो जाएगा? y का गुणांक b2 बराबर यहाँ से देखते हैं, b2 बराबर हो जाएगा कितना? 5। और c2 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर किस तरफ जाएगा? 11 हो जाएगा माइनस का। अब हम देखते हैं, हमें a1 b1 और a2 b2 और c1 c2 के मान प्राप्त हो गए। तो हम जानते हैं कि यदि कोई भी समीकरण अद्वितीय हल रखता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 is cannot equal to b1/b2। इस कंडीशन में यदि भी कोई भी समीकरण के हल दिए हैं मान, तो जो है अद्वितीय हल रखते हैं। तो a1 का मान हम रखते हैं 2 और a2 क्या है 6 बराबर b1 क्या है 3/5, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो के नॉट इक्वल है। तो अब लिखेंगे अतः दिए रैखिक समीकरण अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं। अब इस कंडीशन में हमने पहला एक पॉइंट दिखा दिया है कि अद्वितीय हल रखते हैं। अब इसमें दूसरा दिया है कि वज्र गुणन विधि से इसे हल कीजिए। तो हम आप लोगों को बताएंगे वज्र गुणन विधि से इनको हल कर कर। तो ऊपर डाल देंगे हेडिंग वज्र गुणन विधि से। तो इसमें क्या हम सबसे पहले यक्स लिख लेंगे, एक तरफ y लिख लेंगे और यहाँ पर 1 लिख लेंगे। और इस समीकरण 1 में जो यक्स का गुणांक है, तो यह समीकरण 1 क्या था? 2x + 3y = 7, तो यक्स का गुणांक क्या था? 2। और समीकरण 2 में जो यक्स का गुणांक क्या था? 6। फिर y का गुणांक समीकरण 1 में क्या था? 3। और समीकरण 2 में क्या था? 5। और इसमें c1 c2 क्या था? -7 और -11। अब हम सबसे पहले जब यक्स लिखेंगे बटे, हमको यक्स जब यक्स के नीचे वाला मान हल करना है, तो यक्स का पद ये छोड़ देना, इस तरफ की क्रॉस मल्टीपल गुणा करानी। तो ये जाएगा -11 गुणे 3, माइनस का चिन्ह होता है, और इधर कराएंगे -7 गुणे 5 बराबर
अब इधर y के पद में हमें माइनस का y लेना है। अब इसको हमें साइड में करके और इस तरफ से क्या हम कराएंगे, गुणा। तो माइनस का 11 गुणे 2 माइनस का ब्रैकेट में -7 गुणे 6 बराबर 1/। अब हमें इस तरफ को नहीं लेना है, इधर कराना है। तो 5 गुणे 2 -6 गुणे 3। अब हम हल करेंगे तो यक्स बटे माइनस का 11 गुणे 3 माइनस का 33 -7 × 5 = 35, वो भी कैसा, प्लस का 35, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर माइनस का y बटे माइनस का 11 दूनी 22 और माइनस माइनस प्लस 6 × 7 = 42 बराबर 1/5 दूनी 10 -6 × 3 = 18। अब हम लिखेंगे प्रथम व अंतिम पद लेने पर हम प्रथम और अंतिम पद लेंगे। प्रथम पद क्या है, यक्स बटे 35 35 - 33 क्या हो जाएगा, 2 बराबर किसके होगा, 1/10 - 18 माइनस का 8। तो 2 1 कम 2 और 2 चक्कू 8। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/4। हमें एक्स का मान प्राप्त हो गया। अब हम लिखेंगे मध्य व अंतिम पद लेने पर। अब मध्य वाला पद क्या है, माइनस का y बटे माइनस का 22 प्लस 42, यानी कि 42 से माइनस का y घट जाएगा। तो 42 - 22 क्या हो जाएगा, 20 बराबर 1/10 - 18 माइनस का 8। तो इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, या माइनस कट जाएगा। तो इस हिसाब से y बराबर क्या हो जाएगा, 5 1 कम 5/2। तो हमारे एक्स वाई के मान क्या आएंगे, माइनस का 1/4 और 5/2। हमें इस समीकरण में वज्र गुणन विधि से हल करना था, जो कि हमारा हल हो गया, यही आंसर है। आइए अब हम पांचवें का खा नंबर सवाल देखते हैं। सवाल दिया है हमारा कि 10 सेंटीमीटर लंबाई रेखाखंड को 3:2 के अनुपातों में आंतरिक रूप से विभाजित कीजिए और इसकी रचना भी बताइए। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले 10 सेंटीमीटर क्या करेंगे, रेखाखंड खींच लेंगे। आप लोगों को हम रचना ही बता रहे हैं सीधे। तो मान लिया हमने ए बी, ये क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है। तो सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेंगे और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो पहले अनुपात हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 बराबर 5। तो सेकेंड नंबर पे हमें क्या करना है, हमें ए से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा ए वाई खींच लेना है। हमने मान लिया ये ए वाई हमने रेखा क्या खींच लिया। अब तीसरे चरण में हमें क्या करना है, 3 2 5 यानी कि 5 चाप हमें समान रूप से लगाने हैं। तो मान लिया हमने यह पहला चाप है, इसको हम मान लेते हैं A1। दूसरा चाप क्या है, A2। इसको मान लेते हैं A3। इसको मान लेते हैं A4 चौथा चाप को, और ये A5। अब हमें 3:2 के में विभाजित करना है। तो 3:2 के रूप में दिया है, तो हम जानते हैं जब 3 पहले दिया है तो पहला जो इसका पार्ट होगा वो 3 भाग में होगा और दूसरा पार्ट होगा वह दूसरे इकाई में होगा। तो सबसे पहले हम 5 से इसको हम क्या करते हैं, दूसरे ए बी रेखाखंड के बी पार्ट को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो हम बी से ए बी और A5 को लिया मिला। अब हमें 3 पहले करना है, तो 3 A3 से हमें इसके A5 बी रेखा के समांतर एक रेखा खींचना है। तो इसके समांतर रेखा क्या हो जाएगी, यह हमारी ये हो जाएगी इसकी समांतर। हम इसको मान लेंगे ए। तो हमारा जो AC अनुपात BC होगा वो 3:2 रूप में होगा। तो रचना सबसे पहले क्या करना है, रचना हमें लिखना है। सबसे पहले हम AB बराबर 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे। AB के सिरे A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AY खींचेंगे, जिस पर समान रूप से
A1 बराबर A1 A2 बराबर A1 A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 बराबर 5 बराबर के समान 5 चाप लगाएंगे और 3+2 यानी 5 चाप लगाएंगे। और A5B को हम एक रेखाखंड खींच लेंगे, क्योंकि AB के सिरे B और चाप के A5 चाप से हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। और A5B रेखा के समांतर A3C रेखा हम खींचेंगे, जो AB को C पर विभाजित कर रही है। और AC अनुपात BC 3:2 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस हिसाब से रचना लिखनी है, जो कि इसी तरह से होगा, यही इसमें करना था। अब हम देखते हैं पांचवें का गा नंबर सवाल दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है -1 से। तो हमारा LHS क्या दिया, हम सबसे पहले LHS से हल करेंगे। तो LHS क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा। तो 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं 1+cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉट स्क्वायर थीटा ही रहने देंगे, माइनस लगाएंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1+cot स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, क्योंकि 1+cot स्क्वायर थीटा ही कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा -1, जो कि क्या है, RHS है। हमें LHS को RHS के इक्वल ही दिखाना था, जो कि सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं पांचवे का घा नंबर सवाल दिया है, नहीं गा का B नंबर जो है, ये पहले था, ये B नंबर सवाल दिया है। 1+tan स्क्वायर थीटा इंटू 1+sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 के। तो इसमें हम LHS को ही पहले हल करेंगे। तो LHS क्या दिया है, 1+tan स्क्वायर थीटा इंटू 1+sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। 1+tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1+tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। इंटू 1+sin थीटा यानी A+B इंटू 1 - sin थीटा यानी A-B। ये समीकरण बन रही A² - B²। तो 1 का स्क्वायर 1 ब्रैकेट में sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर भी cos स्क्वायर थीटा होगा। तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा, केवल 1, जो कि क्या है, RHS है। यही हमारा आंसर है, जो कि LHS के इक्वल है। आइए अब हम पांचवे का घा नंबर सवाल देखते हैं। सवाल में हमें माध्य ज्ञात करना है, जिसमें वर्ग अंतराल दिए हैं और बारंबारता दिए हैं। वर्ग अंतराल दिया 120 से 130 की बारंबारता 2, 130 से 140 की बारंबारता 8 है, तथा 140 से 150 की बारंबारता 12 है, और 150 से 160 की बारंबारता 20 है, 160 से 170 की बारंबारता 8 है। जब हमें माध्य ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दी है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि वर्ग अंतराल का मध्यमान ज्ञात करना। तो मध्यमान को हम यक्स से डिनोट करते हैं। तो यक्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो 120 + 130 क्या हो जाएगा, 250, और 250 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 125। तो इसी तरह से हम सब वर्ग अंतरालों का क्या मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा, अब देखते हैं इसमें किसका कितना अंतर है, 10 का। तो इसमें 10 हम सब में बढ़ाते चला जाएंगे और हमारा मध्यमान प्राप्त होता चला जाएगा। तो 125 में 10 जोड़ेंगे 135, 135 में 10 जोड़ेंगे 145, 145 में 10 जोड़ेंगे 155, 155 में 10 जोड़ेंगे 165। अब हमें सबका मध्यमान पता हो गया। अब हमें इसमें कल्पित माध्य ज्ञात करना होता है। तो यदि जो वर्ग अंतराल है उनकी संख्या यदि विषम है, तो कल्पित माध्य क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी n बराबर कितना दिया है, 5। तो कल्पित माध्य क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य A वो क्या होता है, यदि विषम है, विषम के लिए होता है जो
इसे हम क्या करते हैं n+1/2 वां पद। n क्या है 5 है, 5 + 1/2 वां पद, 5 × 6/2 यानी कि तीनवा पद। तो तीनवा इसमें पद क्या है, यक्ष में हम देखते हैं मध्यमान में तो 1 2 3, तीसरा पद क्या है 145। तो हमारा जो मध्यमान ए हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो कल्पित माध्य ए क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 145। अगर जो हमारे ये पदों की संख्या क्या है सम है तो उसके लिए क्या होता है, केवल हम n/2वां पद ही कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो अब हम निकालेंगे इसमें विचलन d1। तो d हमारा क्या होता है, d का फार्मूला होता है d बराबर होता है यक्स माइनस ए। तो इसमें हम d 125 यानी यक्स है और a क्या है हमने निकाला है 145। तो 125 से जब हम 145 को घटाएंगे तो क्या बचेगा -20। इस तरह से हम 135 से 145 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा -10। 145 से 145 घटाएंगे 0 बचेगा, इधर बचेगा 155 से 145 घटाएंगे तो 10, 165 से 145 घटाएंगे तो बचेगा 20। तो हमें डी का मान आ गया। अब हमें ये हमारा फार्मूला है डी बराबर एक्स माइनस ए, और हमारा जो यू होता है यानी पग विचलन u1 क्या होता है d/एच, एच क्या है वर्ग अंतराल है। तो इसमें इसमें हमने डी कितना निकाला है 20, और वर्ग अंतराल में अंतर कितना है 120 - 130, 10 का अंतर है। तो इसमें जो हमारा u निकलेगा, u बराबर क्या हो जाएगा, हम 10 से क्या कर देंगे इसमें एच यानी कि जितना वर्ग अंतराल है उससे d को हम भाग कर देंगे। तो इसमें क्या है 20, तो 20/10 यानी कि -2, 10/10 यानी -1, 0/10 तो 0, अब 10/10 1, और 10/20 20/10 2। अब हम एफ एफ F1 U1 का मान निकालेंगे। तो F1 हमारा क्या है इस वर्ग अंतराल में, तो 2 दूना -4, 8 एकम -8, 12 सिफरम 0, और 20 एकम 20, और 8 दूनी 16। तो अब हम देखते हैं सिग्मा FI/UI का मान क्या होगा। तो 8 4 12, 12 - 16 क्या हो जाएगा प्लस का 4, और ये क्या हो जाएगा और 20 24, यानी कि 24 सिग्मा FI/UI आ गया। और समेसन एफ क्या हो जाएगा, सभी बारंबारताओं का योग। तो 8 2 10, 10 12 22, 22 20, 42 42 8 50। तो समेसन एफ बराबर क्या आ गया 50। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कल्पित माध्य ए प्लस समेसन FI/UI अपॉन समेसन एफ इंटू एच। तो कल्पित माध्य कितना है 145 प्लस समेसन FI/UI कितना निकाला हमने 24, और समेसन एफ का मान कितना निकाला 50, गुणे एच हमारा कितना है वर्ग अंतराल 10, ये 0 से 0 कटा, 5 चक्कू 20, और 5 अट्ठे 40। अब ये क्या हुआ 145 प्लस 4.8। तो हमारा माध्य बराबर क्या आ गया 149.8। यही हमें ज्ञात करना था, जो कि आंसर है। आइए अब हम छठे का नंबर सवाल देखते हैं। सवाल दिया है कि एक नाव की स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, या धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर में आने में 5 घंटे में आ जा सकती है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले माना धारा की जो चाल कितनी मान लिया हमने यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो और इसमें स्थिर जल में चाल कितनी दी नाव की 8 किलोमीटर। तो नाव की चाल कितनी दी, नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें दिया है कि धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर। तो लिखेंगे धारा के अनुकूल
नाव की चाल कितनी हो जाएगी 8, यानी नाव की चाल और धारा की चाल क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी दी है, दूरी दी है अनुकूल दिशा में जाने के लिए 22 किलोमीटर। तो जो समय निकलेगा इसका समय t1 इसको हम मान लेंगे, t1 बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है दूरी बटे अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, और दूरी कितनी दी है 22 और अनुकूल चाल कितनी निकली है 8 + यक्स। अब हम देखेंगे धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत नाव की चाल। अब धारा की विपरीत दिशा में क्या स्थिति होगी कि नाव तो अपनी दिशा में ही जा रही होगी, लेकिन धारा उसकी क्या होगी विरुद्ध अपोजिट कार्य कर रही होगी। तो इस स्थिति में जो हमारी धारा की चाल जो होगी वो क्या जाएगी नाव की चाल से घट जाएगी। तो 8 - यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी इसमें कितनी दी है चलने पर 15 किलोमीटर। अब हम इसमें समय t2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 15, यानी दूरी बटे चाल 8 - यक्स। और दिया है कि आने जाने में वह 5 घंटे समय लेती है, तो t1 + t2 बराबर 5। तो t1 हमने क्या निकाला है 22 बटे 8 + यक्स, प्लस t2 हमने क्या निकाला है 15 बटे 8 - यक्स बराबर 5। अब इसमें हम गुणा करा लेंगे तो 22 की 8 से गुणा क्या हो जाएगी 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 एक 17 माइनस का 22 गुणे माइनस का यक्स माइनस का 22 यक्स प्लस 15 अट्ठे 120 प्लस 15 यक्स बटे हर में क्या हो जाएगा a + b a - b, तो यानी कि a² - b² के हिसाब से क्या हो जाएगा 8 × 64 - यक्स² बराबर 5। अब इसको हम आगे हल करते हैं। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 176 + 120 क्या हो जाएगा 6 और 7 2 9 और 1 1 2 296 माइनस 22x में से 15x क्या जाएगा घट जाएगा, तो जाएगा माइनस का 7x बटे 64 - यक्स² बराबर 5। अब इसकी हम गुणा कराएंगे तो 5 चक्कू 20 और 5 छक्का 30 और 2 32, यानी 320 - 5x² बराबर 296 माइनस का 7x। अब हम इस पद को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x² क्या हो जाएगा प्लस का 5x² प्लस 296 माइनस का 7x 320 बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस का 320 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तब ये क्या हो जाएगा 5x² माइनस का 7x 320 में से 296 घटेगा माइनस का 24 हो जाएगा बराबर 0। अब हमें 24 और 5 की गुणा कराकर इस तरह से फैक्टर बनाने क्यों घटाने पर क्या आए माइनस का 7 आए, यानी 7 आए और गुणा करने पर क्या आए 24 और इंटू 5 आए। तो अब इसमें हम करेंगे तो 5x² माइनस 8 15x 15 माइनस 8 करेंगे यक्स माइनस 24 बराबर 0। 15 अट्ठे 120 और 15 माइनस 8 क्या हो जाएगा 7। इस तरह से 24 गुणे 5 क्या होता है 120 होता है। तो 5x² माइनस का 15x माइनस माइनस प्लस का 8x माइनस 24 बराबर 0। अगर हम 15x में से 8x घटा भी दें तो माइनस का 7x ही आएगा, यानी कि समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 5x² माइनस 15x प्लस 8 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस 8 त्रिक 24 बराबर 0। इधर से भी हम 5x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस 3 प्लस 8 यक्स माइनस 3 बराबर 0। अब हम पूरे बहुपद में देखते हैं कि यक्स माइनस 3 क्या है कॉमन मिल रहा है, तो यक्स माइनस 3 हम पूरे द्विघात समीकरण से ले लेंगे कॉमन। अभी क्या बचेगा 5x प्लस 8 बराबर 0, तो यक्स माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा।
और 5x प्लस 8 बराबर 0 होगा। तो इधर जब लिखेंगे, जब x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी जो हमारी चाल आ गई x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो हमारी धारा जो बह रही थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही थी, यही इसमें ज्ञात करना था हमें। आइए अब हम छठे का खा नंबर सवाल देखते हैं। सवाल दिया है हाइट एंड डिस्टेंस का कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश हैं। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो मान लिया हमारी यह क्या है, सड़क है, और जिसके दोनों ओर क्या है, मान लिया दोनों ओर समान लंबाई के ये स्तंभ हैं, समान लंबाई के। मान लिया ए बी सड़क है और ये बी सी और ए पी ये दो स्तंभ हैं। अब इसमें क्या दिया है, जो कि 100 मीटर चौड़ा, यानी कि यह लंबाई दी है 100 मीटर, ये टोटल लंबाई दिया है। अब दिया है सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, मान लिया वह बिंदु क्या है यहाँ पर, मान लिया वह बिंदु क्यों है, यह के उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है, यानी कि 60 और 30 अंश है। तो हम चित्र बनाते हैं। तो ये 60 अंश है और ये क्या है, 30 अंश है। अब हमें स्तंभों के बीच, यानी कि स्तंभों के बीच की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें बी सी बराबर ए पी ज्ञात करना है और यह ए क्यू ज्ञात करना है और बी क्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं यह दूरी कितनी दी, 100 मीटर। तो इसको हम माना ए क्यू बराबर कितना है, यक्स। तो यदि ए क्यू बराबर यक्स है तो बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस यक्स, क्योंकि टोटल कितनी दी है लंबाई, 100 मीटर दी है, और 100 माइनस यक्स और यक्स को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100, जो कि ए बी बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए पी क्यू में tan 60 डिग्री, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें, ए पी है, आधार क्या है, ए क्यू है। तो ए पी बराबर हमने मान लिया, हम ए पी बराबर ए पी ही रहेगा, बटे ए क्यू क्या है, यक्स माना है, और tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए पी √3। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1। अब लिखेंगे त्रिभुज बी क्यू सी में, बी क्यू सी में क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर बी सी अपॉन बी क्यू। बी सी क्या है, बी सी ही रहेगा, और बी क्यू क्या हमने माना है, 100 माइनस यक्स, ये हमारा बी क्यू था। आइए अब हम आगे हल करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3, बी सी हो जाएगा बटे 100 माइनस एक्स बराबर, हम समीकरण 1 से क्या लिख देंगे, ए पी अपॉन √3। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर 100 बी सी बटे 100√3 माइनस ए पी, और ये √3 ऊपर चला जाएगा। तब √3 इंटू बी सी, √3 क्या हो जाएगा, 3BC बराबर 100 √3 माइनस ए पी। तो 3BC बराबर 100 √3, ए पी बराबर क्या, हमने समान लंबाई के दो खंभे थे, तो बराबर क्या हो जाएगा BC। तो यह माइनस का BC बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का BC। तो 3BC प्लस BC बराबर 100 √3, तो 4BC बराबर 100 √3, 4 तो ये हो जाएगा 25 √3। तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 25
√3 मीटर। यानी कि जो हमारा खंभे की लंबाई AP बराबर क्या थी, BC बराबर क्या आ गई, 25√3। अब हमें ज्ञात क्या करना था दूसरे स्थिति में, उस बिंदु से दूरी ज्ञात करना था। अब हमको एक यक्स का मान ज्ञात करना था, तो यक्स बराबर हमने क्या समीकरण एक में माना था, AP/√3। तो AP बराबर कितना निकला, 25√3 बटे √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या आ गया, 25 मीटर। यह स्थिति बिंदु से खंभों के बीच की होगी और हमें यही इस सवाल में ज्ञात करना था।